Assalamu alaikum, dear students. Today is our 7th lecture of biology, class 9. Page number is 10, and today our topic is population level. We were discussing different levels of organization in previous lectures. I have told you about the subatomic and atomic level, molecular level, cell level, उससे पहले ऑर्गेनेली लेवल, देन सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, और अब हमारे पास आ चुका है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन बेसिकली क्या होती है? एक ही तरह की स्पीशीज़, ऑर्गेनिजम्स की सेम स्पीशीज़ एक ही जगह पे एक ही टाइम पे जब रहती हैं तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, और इस लेवल को पॉपुलेशन लेवल कहेंगे। Group of similar organisms of same species living or located at same place in the same time is known as population, and this level of organization is known as population level. 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर के अकॉर्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान के अंदर वो 173.5 मिलियन थी। अब तो ऑब्वियसली बहुत इंक्रीज़ हो चुकी होगी। मैंने बात की स्पीशीज़ की, तो हमें स्पीशीज़ का पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप होता है जिनके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड से मुराद ये है कि उनके दरमियान में सेक्सुअल कांटेक्ट करने का स्टेमिना हो, और उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, और फर्टाइल से मुराद है कि ऐसी औलाद जो कि फ़र्दर रिप्रोड्यूस कर सके। तो हम ये कह सकते हैं स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हैबिटेट क्या होता है? हमारे पास किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वो वाला जो एरिया जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा जो हैबिटेट है वो हमारा होम है। फ़िश जो है वो वाटर के अंदर रहती है तो उसका हैबिटेट क्या होगा? होम। द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड हैबिटेट। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन में हमने ये कहा था कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, उसकी स्पीशीज़ जिनके अंदर सेम स्पीशीज़ हों, सेम टाइम पे सेम जगह पे रहती हैं, तो वो पॉपुलेशन बनाती हैं। लेकिन अगर डिफरेंट पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे के साथ जिनका इंटरेक्शन हो वो सेम टाइम पे सेम इन्वायरमेंट के अंदर जब रहती हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी लेवल कहते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन सेम इन्वायरमेंट मेक्स अ कम्युनिटी। कम्युनिटी अब कौन सी होती है? जैसे कि फॉरेस्ट की कम्युनिटी है। फॉरेस्ट की कम्युनिटी में हमारे पास फंजाई होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इनका जो सिंपल जो कम्युनिटी, अच्छा जो सिंपल फॉरेस्ट है ना, उसमें प्लांट्स या जो भी चीज़ें हैं उनका साइज़ और उनका जो नंबर होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है, यानी कि महदूद सा होता है। उनका साइज़ भी और उनका जो नंबर है, जो उनकी क्वांटिटी है या उनकी अमाउंट है वो गिनी जा सकती है। लेकिन जो कम्प्लेक्स फॉरेस्ट या कम्प्लेक्स हमारे पास कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो नंबर और साइज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि उसको हम लोग गिन नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई भी एबायोटिक या बायोटिक चेंज आता है ना किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसका बड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। ड्रास्टिक मतलब दुरुस्त, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श, सख्त किस्म का उसका, और लॉन्ग लास्टिंग लंबे अरसे तक रहने वाला उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका असर होता है। तो बायोटिक चेंज कौन सा होता है? बायो से रिलेटेड मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद हो, यानी कि अगर एक जंगल है उसके अंदर बकरियां रह रही थी तो ऊपर से चीते आ गए हैं, तो चीतों ने बकरियों को खाना शुरू कर दिया है। तो अब ये बायोटिक चेंज था, क्योंकि जो बकरियां हैं उनकी डेथ किसकी वजह से हुई है? टाइगर्स की वजह से हुई है। अगर टाइगर्स नहीं होते तो बकरियां जो थी, जो गोट्स थी, वो वहाँ पे वो सर्वाइव कर रही थी। दूसरा चीज़, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू वाटर। या स्टॉर्म आता है, कोई भी टोर्नेडो आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है बड़ा, तो उस तूफ़ान की वजह से वो, क्योंकि हवा है और हवा भी एक एबायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो कम्युनिटी जो होगी या वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और उसका बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा नुकसान होगा कि जो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, हम लोग इसको ईज़िली रिकवर भी नहीं कर सकते।
उस नुकसान को रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या होता है बेसिकली, अब ये लाइफ का वो जोन, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ मौजूद होती है, लाइफ का जोन हो, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द कम्युनिटीज़, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ये डिफरेंट इकोसिस्टम से मिलके बना होता है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का भी होता है और उसके साथ साथ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम्स होते हैं। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, ये इसको बायोस्फीयर है, इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है, इसका जो सेकंड नेम है। और ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं ना, उनको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब जो सेल्स हैं ना, वो 2 तरह के सेल्स हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे जानदार जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक सेल के मिलने से बने हुए होते हैं उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम लोग यूँ कह सकते हैं, the organisms that are composed of prokaryotic cells are called prokaryotes and the organisms that are composed or made up of eukaryotic cells are called eukaryotes। अब जो हमारे पास सेल्स हैं ना, सेल्स ने अपने आप को तीन वेज हैं सेल को अपने आप को अरेंज करने के। सेल्स अपने आप को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने से पहले जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को 3 तरह से अरेंज करते हैं। या तो वो यूनिसेलुलर अरेंजमेंट होती है, या फिर वो कॉलोनियल होती है, या फिर वो मल्टीसेलुलर होती है। ह्यूमन बींग्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने से पहले जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को 3 तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म में, या फिर मल्टीसेलुलर फॉर्म में। यूनिसेलुलर फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज़म होता है उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ है, उसकी पूरी की पूरी जो जान है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो सिर्फ़ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। यानी कि उसकी कुल कायनात जो है वो सिर्फ़ एक ही सेल है, उसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें अमीबा होता है, पैरामीशियम या फिर यूग्लिना वगैरह, ये आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। सेकेंडली हमारे पास है कॉलोनियल टाइप या कॉलोनियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज़, लेकिन उनके दरमियान में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है। पीछे जब हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था शायद कि हमारी जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यही वजह है कि हमारी अगर बॉडी के एक हिस्से में पेन होती है तो हमारी पूरी जिस्म में ऐसे अजीब सी बेचैनी होती है, हाँ हमें बिल्कुल वो एक रेस्टलेस कंडीशन फ़ील होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। हर ऑर्गेनिज्म का हर ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ एक कनेक्शन है, एक लिंक है। लेकिन कॉलोनियल टाइप में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ आपस में उनका इस तरह से कोई भी इंट्रैक्शन या रिलेशनशिप नहीं होता। वो एक जगह पे रह तो रहे होते हैं लेकिन उनके दरमियान में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल में वॉलवॉक्स या ग्रीन एल्गी आ जाती हैं। जो कॉलोनियल टाइप है इसमें हर जो ऑर्गेनिजम्स है हर जो सेल है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे पे, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर जो टाइप है। मल्टी सेलुलर टाइप में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और वो अपने आप को टिश्यूज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। टिश्यूज़ से फिर नेक्स्ट ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी सेलुलर जो टाइप है उसकी फर्दर 2 हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास जो प्लांट्स की एग्जांपल है प्लांट की, और दूसरी हमारे पास एक एनिमल की एग्जांपल है। प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट है हमारे पास सरसों का पौधा जो है मस्टर्ड प्लांट, इसको सरसों का पौधा कहा जाता है और इसका जो बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है।
इसको सर्दियों के सीज़न में बोया जाता है और सर्दियों के एंड में इसकी जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो इसकी प्लांट बॉडी है उसको वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है और जो इसके सीड्स हैं उनमें से ऑयल निकाला जाता है। इसकी जो बॉडी है ना उसको फंक्शंस की बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है रूट स्टेम लीव्स में, जैसा कि हर प्लांट के अंदर होता है। अब जो रूट स्टेम लीव्स और ब्रांचेस हैं ना, ये हमारे पास इसके जो मेन इसकी यू कैन से इसकी जो बॉडी की डिवीजन्स हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स इसके कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स इसके यही सारे ऑर्गन्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है। रूट स्टेम लीव्स और ब्रांचेस इसकी हैं। और जो इसके नॉन वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो इसके फ्लावर्स हैं, क्योंकि फ्लावर्स में ही फ्रूट बनता है और फ्लावर में ही सीड बनता है। ये बहुत मज़े का प्लांट होता है। इसको सब्ज़ी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और सर्दियों की बहुत एक बेहतरीन सौगात के तौर पे इसको लोग यूज़ करते हैं, साग बनाने के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल की एग्जांपल है वो है फ्रॉग। फ्रॉग का जो बोटेनिकल नेम है वो है राना टिग्रीना। इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो की जाती है। इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, 4 टाइप के टिश्यूज़ यहाँ पे बताए गए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं और ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी के सरफेस को कवर करके रखते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ये चैप्टर था बेसिकली हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन किया बायोलॉजी का। मैंने आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा बताया। देन हम लोगों ने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी। देन मैंने आप लोगों को डिवीजन्स बताई और बताया कि इसमें हम लोग डिवीजन्स में ये देखते हैं कि जो लाइफ होती है वो उसकी कितनी फॉर्म्स हैं, वो कितनी तरह की होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ब्रांचेस इसकी पढ़ी। ऑलमोस्ट 16 या 17 ब्रांचेस पढ़ी थी हम लोगों ने। इन ब्रांचेस के बारे में आप हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि ब्रांचेस किस किस तरह से होती हैं, उनकी सारे स्टडी हम लोगों ने की। नेक्स्ट हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। उसके बाद मैंने कैरियर्स बताया आपको कि अगर बायोलॉजी में पढ़ने के बाद आप डॉक्टर वाली या MBBS वाली फ़ील्ड चूज़ नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, तो आपके पास और भी बहुत सारी यू कैन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने कुरान पाक का और बायोलॉजी का रिलेशनशिप देखा कि कुरान पाक में किस तरह से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खोल खोल के बयान किया हुआ है। और हम लोग क्योंकि कुरान पाक से बहुत दूर हैं, इस वजह से हमारी लाइफ के अंदर उस लेवल की एक तरह से परफेक्शन भी नहीं है और उतना हमारे पास नॉलेज भी नहीं है। तो हम लोगों ने जितनी डिटेल टॉपिक से रिलेटेड थी हम लोगों ने डिफरेंट जो आयात हैं उनका तर्जुमा पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा सा ज़िक्र किया। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात हुई थी कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने किस तरह से कुरान पाक को तफसील में पढ़ा और इंसानों के लिए कितने कितने अच्छे काम किए। जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और बुली सीना के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन देखे। लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल की बात की। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूलर लेवल देखा। मॉलिक्यूलर के बाद ऑर्गेनेली और सेल लेवल, दैन टिश्यू लेवल, दैन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, then individual level, then population level, then community level and then biosphere level. नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि जो सेल्स हैं वो किसी भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने से पहले अपने आप को 3 वेज़ में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वो 3 वेज़ कौन कौन से थे? यूनिसेलुलर टाइप थे, कॉलोनियल टाइप थी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर 2 टाइप्स थी जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। वो थी मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में। नेक्स्ट इसका जो इसका बुक वर्क है वो है और उसके पहले एक प्रैक्टिकल है जो कि फ़िलहाल आपको यहाँ पे नहीं करवाया जा सकता। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ कन्फ्यूजन है या मेरा एक्सेंट कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर डिस्कस करें मेरे साथ, ज़रूर पूछें मुझे कमेंट सेक्शन में। और सेकेंडली इसकी जो एक्सरसाइज के में एक बताया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही हैं
नेक्स्ट टर्म्स टू नो है, इसमें सारी टर्मिनोलॉजीज़ वही हैं जो हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो ये पेज नंबर 18 है, इसके ऊपर द टर्म्स टू नो लिखा हुआ है मेरे पास। तो ये वाले टर्म्स के नोट्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। अगर आप लोग पहले बना चुके हैं नोट्स तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, अदरवाइज़ आपको दोबारा से इसके नोट्स बनाना पड़ेंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं बता रही थी आपको कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके ह्यूमन की वेलफेयर के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। सेकेंडली हमारे पास है हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर जो है ये बागबानी की एक फ़ील्ड है और इसका एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक़ होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम लोग ज़राअत में पौधों को देखते हैं और बागबानी जो हॉर्टिकल्चर की फ़ील्ड है इसमें भी हम लोग प्लांट्स को ही स्टडी करते हैं। नीचे वाली सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये बिल्कुल वही हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई भी एक चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट ऊपर जो अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स है उसमें बताया हुआ है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप बताएं, सारे लेवल्स बताने हैं आपने। मतलब ये नीचे उन्होंने बताई हुई न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ न्यूरॉन, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन और प्रोटीन। ये आप लोगों की होम असेसमेंट है, होमवर्क के तौर पे आपने इसको करना है कि इनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिफ़ाइन द बायोलॉजी एंड रिलेटेड विद अदर मेजर डिवीजन्स। बायोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है और इसकी मेजर डिवीजन्स बतानी है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आपने एक टेबल बनाना है, उसमें आपने ब्रांचेस बायोलॉजी की शो करनी है। ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बस आपने जो ब्रांचेस पहले कर ली हुई हैं वही काफ़ी हैं। उसके बाद आपने ये जो कैरियर्स इन बायोलॉजी ये रिलेशनशिप देखा था हम लोगों ने, उसके बारे में पूछा गया है। बायो इकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो का रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये मॉलिक्यूल से कैसे फ़र्क करता है, इनका क्या फ़र्क होता है। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल कोई भी एक मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताई थी, एक वो चावलों वाली एग्जांपल में दी थी कि कोई भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं और इस मॉलिक्यूल के अंदर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पोर्शन होते हैं उसको बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। माइक्रो और मैक्रो के बारे में भी हम लोगों ने बात की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात की। अब वो बता रहे हैं कि अगर कॉलोनी के अंदर सेल ऑफ डिवीजन होगी तो क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। और जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने साथ साथ में अपने बनाने हैं। सारी डेफिनेशंस को रजिस्टर पे या अपने किसी भी नोटबुक के ऊपर आपने साथ साथ में नोट करते रहना है। ये आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको टॉपिक से रिलेटेड है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।